ऐसी सोल्स होती हैं जो कभी दोबारा जन्म ही नहीं लेती। देखिए, जितनी भी सोल्स होती हैं वो अपनी इच्छा से ही जन्म लेती हैं, भगवान तो कभी इंटरफेयर करते नहीं हैं। तो क्या हम लोग अपने आज के अच्छे कर्मों से अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं? आपने जो कुछ भी करा है, किसी के भी साथ किया है, तो वही पलट के आपके पास में आएगा। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो वो डबल आएगा और बुरा कर रहे हो तो वो ट्रिपल आएगा। जो यंगस्टर्स हैं उनको काफी फैसिनेट करता है कि वो स्पिरिट से बात करें। बहुत टाइम पहले केस आया था, कुछ Okay. स्टूडेंट्स ने कोई बुक पढ़ के किसी सोल को बुलाया था, बट वो सोल आ गई थी और उनमें से ही जो मेन जो था उसको नमस्कार, मैं उर्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ केजेड टॉक्स के एक नए एपिसोड में। आज हम लोग कुछ यूनिक और फैसिनेटिंग चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसे कि मीडियमशिप, आकाशिक रीडिंग के बारे में। और हमारे साथ एक ऐसी एक्सपर्ट जुड़ी हैं जिन्होंने इन सारी प्रैक्टिसेस में महारत हासिल कर रखी है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको मिलवाती हूँ सोनिया शर्मा चंदेल से। हेलो मैम एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। थैंक यू। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो पर और हमें काफ़ी अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़ी। सोनिया जी, जैसे मुझे पता चला कि आपने काफ़ी सारी चीज़ों में महारत हासिल कर रखी है, आपकी काफ़ी सारी चीज़ों में एक्सपर्टीज़ है। तो ये आपकी इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? ये मेरी जो जर्नी थी, ये स्टार्ट हुई थी जब मेरा मिसकैरेज हुआ था। क्योंकि ओके। देखिए, लाइफ कहीं न कहीं ऐसा आपके साथ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि आपकी लाइफ यू टर्न लेती है। हुँ। एंड जो मेरा मिसकैरेज था वो मेरी लाइफ का यू टर्न था। तो मैं इस फील्ड में आज आई हूँ। वो जब मिसकैरेज हुआ तब उस टाइम पर ये था कि क्यों हुआ? अगर सब कुछ नॉर्मल है आपका देन फिर भी एक लगता है ना, क्योंकि आज की देखिए, आज की ज़िंदगी में मिसकैरेजेस बहुत नॉर्मल हो चुके हैं। जी। बट एक लेडी जो बहुत ज़्यादा एक एक्सपेक्ट कर रही है चीज़ों को, उसके बहुत सारे सपने हैं, लेकिन सडन आपके साथ में कुछ ऐसा हो जाता है, आपका मिसकैरेज हो जाता है, तब आपको लगता है कि एकदम से जो आप इतना सब सोच रहे हो वो सपना टूट गया, जो आप वेट कर रहे थे अपने बच्चे का वो टूट गया। ठीक है, आप दोबारा कंसीव कर लोगे, दैट्स डिफरेंट थिंग, लेकिन फिर भी एक सपना टूट जाता है। जब मेरा मिसकैरेज हुआ तब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में थी कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे स्विच वर्ड से परिचय करवाया कि तुम स्विच वर्ड्स की चैंटिंग करो, तो इससे तुम्हें जल्दी रिलीफ मिलेगा, डिप्रेशन से भी बाहर आओगी, पॉजिटिविटी फील होगी और एक उम्मीद बन जाएगी कि दोबारा आप जल्दी कंसीव कर लोगे। ओके। देन मैंने स्विच वर्ड्स का जो कॉन्सेप्ट था उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया। उसने जो स्विच वर्ड्स मुझे दिए थे, जी। उनको मैंने पर्सनली यूज़ किया। हुँ। एक्चुअली मैंने ट्रस्ट के साथ में किया था, ओके। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो उस टाइम पे जब अगर आपको कोई छोटी-सी भी राह दिखा देता है, उम्मीद देता है, तो हम उस चीज़ को करते हैं, इस उम्मीद में कि आपको ज़रूर उससे रिज़ल्ट मिलेगा एंड द सेम थिंग ये मैंने भी की थी। स्विच वर्ड्स को स्टार्ट किया, जी। देन मैंने उनको एक्सप्लोर किया ज़्यादा, तो मुझे एंजल्स का कॉन्सेप्ट पता चला। ओके। स्विच वर्ड से ही हुँ। एंजल्स होते हैं, जी। एंजल्स भी काम करते हैं, जी। बहुत तरह के एंजल्स होते हैं, गार्डियन एंजल्स होते हैं। देन उससे मैं जैसे-जैसे मैं एक्सप्लोर करती गई इस फील्ड को, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ओके। और कुछ चीज़ों को मैंने खुद ने यूज़ भी किया अपनी हुँ। लाइफ़ में एंड मुझे रिज़ल्ट भी उसका मिला। एंड जब रिज़ल्ट मुझे उसका मिला था, तो जी। मुझे ये था कि अगर आप पूरे विश्वास के साथ में कोई चीज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ दूसरों की ज़िंदगी में भी एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट लेके आएगी और उससे दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देन मैंने इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया कि मुझे और नई-नई मॉडलिटीज़ पता चली कि स्विच वर्ड्स होते हैं, एंजल्स के कोर्सेज़ होते हैं और ओके। आकाशिक मीडियमशिप जी। होता है। इतना जब पता चला तो धीरे-धीरे मैंने उनको स्टडी करना स्टार्ट किया। स्टडी हुँ। किया, देन उनकी टीचिंग स्टार्ट की, हुँ। हीलिंग स्टार्ट की हुँ। और इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि ये कोर्सेज़ 53 हो गए ओके। 5 साल में। तो मतलब ये आपने काफ़ी शिद्दत से पढ़ाई करी है जी, इसके बारे में। तो ये पूरा यू टर्न उस मिसकैरेज के जी। कारण हुआ। हुँ। अगर मिसकैरेज नहीं होता, तो मैं इस फ़ील्ड में आती ही नहीं। जी। मेरी जो नौ दूसरा प्रोफ़ेशन है वो मेरा आज भी चल रहा होता, मैं हुँ। नहीं करती। तो आप इससे पहले क्या करती थीं? इसके पहले एक्चुअली हमारा खुद का स्कूल है ओके। और मुझे जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो मैं हाँ घर पे जी। खुद करती थी, बस यही सब चीज़ें। ओके, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक इंस्पायरिंग चीज़ है हुँ, कि आप डरी नहीं उस चीज़ से, आप जी, डिप्रेस्ड ही नहीं रहीं, जी, आपने उस चीज़ पे काम करना शुरू किया। बिल्कुल। तो आपने अभी एक वर्ड का यूज़ किया आकाशिक रीडिंग, ये क्या होता है? आकाशिक देखिए पास्ट लाइफ रीडिंग होती है जब हम लोग अपनी पास्ट लाइफ के रिकॉर्ड्स एक्सेस करते हैं। रिकॉर्ड्स एक्सेस करना मीन्स जैसे चित्रगुप्त का सभी को पता है कि वो ऊपर बैठ के सबके रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो जितनी भी ज़िंदगियाँ हम लोग जी चुके हैं, अगर आज मैं आपके सामने बैठी हूँ तो हो सकता है कि इसके पहले मैंने 10 बार इस पृथ्वी पे जन्म लिया होगा। जी। तो 10 बार जब मैं इस पृथ्वी पे आई, तो मैं किस रूप में आई?
मैं फीमेल थी, मैं मेल थी, मैं किस तरीके से आई थी, वो सब आपको आपके आकाशिक में दिख जाता है। एंड सेकंड आपको ये दिख जाता है कि प्रेजेंट लाइफ में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो प्रॉब्लम किसी भी टाइप की है, आपके ऐसे कौन से कर्मास थे जिसकी वजह से आप आज इतना सफर कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आप फाइनेंशियली सफर कर रहे हैं, अगर आपका स्टक मनी है, अगर आपके रुपए चोरी हो गए हैं, अगर किसी ने आपके साथ में फ्रॉड किया है, तो उसके पीछे क्या रीजन है, आपने ऐसा कौन सा कर्मा किया था कि आपके साथ इस लाइफ में फ्रॉड हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको आकाशिक में पता चलते हैं। मेनली आप अपना कर्मा देखते हैं। जी। तो जैसे कि आपने बताया आकाशिक में लोग पता कर सकते हैं कि क्या आपके कर्मास थे जो आपको इस लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। हमें पता तो चल गया बट उसको हील कैसे करते हैं फिर? आकाशिक में हीलिंग ऐसे होती है, जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी का ट्रॉमा या किसी का फोबिया पता चलता है, या आपको ये पता चलता है कि किसी के साथ में कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसिडेंट हुआ है, तो फिर हम लोग हमारी जो एक मेडिटेशन की जो पूरी प्रोसेस होती है, उसमें ट्रांस में जाके उस विक्टिम को इमेजिन करके जो हमारी कुछ प्रेयर्स होती हैं, उनको भी बोल के उसको हील करते हैं। बट हीलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि अगर मैंने आज हीलिंग की तो एक सेशन के बाद में वो हील हो जाएगा। कभी-कभी किसी की प्रॉब्लम इतनी सीवियर होती है कि एक जन्म भी काफ़ी नहीं होता जी। उसको हील करने के लिए। एग्जैक्टली। जैसे हम लोग रेप केसेस देखते हैं, किसी लड़की के साथ में बचपन से अगर उसका कोई अपना ही ये सब चीज़ें कर रहा है, एंड बाद में मान लीजिए उसने सुसाइड कर लिया, जी। और उसने मान लीजिए 10-15 साल इस चीज़ के साथ में, इस डर के साथ में, उसकी बॉडी ने कितना कुछ फेस किया होगा। जब उसकी डेथ हो जाती है तो वो ट्रॉमा इतना सीवियर होता है कि आप उसके अगले बर्थ में सिर्फ एक जन्म में उसको हील नहीं कर सकते। ओके। आपको या तो बहुत हीलिंग्स लगेंगी, या फिर उसके शायद हो सकता है कि 3 से 4 जन्म लग जाएँगे आपको उसको हील करने में। तो ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा सीवियर वो इश्यू है, कि आपको उसको हील करने में जो टाइम लगेगा। जी। और उसकी जो प्रोसेस होती है प्रेयर्स पढ़ना, वो डिपेंड करता है किस टाइप का आपका इश्यू है, उससे वो हील होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया है कि उसने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई हो, आपको हील करने के बाद पता चला हो कि हाँ, वो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है? जी, तो क्या मतलब कभी ऐसा हुआ? मैंने एक चीज़ सुनी है वूम हीलिंग, जी। तो क्या वो दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं? वोम हीलिंग देखिए, आकाशिक में आप लोग वोम हीलिंग कर सकते हैं, आप लोग किसी के ट्रॉमा को, फोबिया को हील कर सकते हैं। ये सब अलग-अलग टाइप की हीलिंग्स होती हैं। फोबिया से अगर मैं आपसे कहूँ कि फोबिया हम सभी जानते हैं डर, जी। किसी का जो डर है वो कैसे उसकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, क्योंकि जो भी चीज़ें आपके साथ में प्रेज़ेंट लाइफ में हो रही हैं, जो कुछ भी है, वो सब सिर्फ़ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो कर्मा है, जो पास्ट लाइफ में आपकी सोल ने जो भी फेस किया है, उस वज़ह से फ़ोबियाज़ है। सपोज़ अगर कोई हाइट से बहुत ज़्यादा गिरा होगा, तो उसको प्रेज़ेंट लाइफ में हाइट का डर लगता है। जैसे मैं अपना खुद का बताती हूँ, मुझे पानी का फ़ोबिया है, आज भी है। देन ओके। मैंने जब अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस किए थे, तो मुझे पता चला था कि मेरी ज़्यादातर जो डेथ हुई है लाइफ में, जो भी मेरी लाइफ में, ओके। उनमें मेरी पानी से हुई, डूबने की वज़ह से। ओके। अगर आपको लगता है कि आपको गाड़ियों से बहुत डर लगता है, तो इसका ये निकलता है अक्सर रीडिंग्स में कि एक्सीडेंट्स ज़्यादा हुए हैं, तो आपको गाड़ियों से डर लगता है। अगर आपको जानवरों से डर लगता है, तो उसके पीछे भी ये निकलता है कि कभी किसी पास्ट लाइफ में किसी जानवर ने आप पे अटैक किया होगा, ओके। उससे आपकी डेथ हुई होगी। तो सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। फिर जब हम लोग हीलिंग्स करने बैठते हैं, तो हीलिंग में हमें उस टाइम पे उसकी उस लाइफ में जाना पड़ता है, जिस लाइफ से वो इश्यू स्टार्ट हुआ है। अगर उस लाइफ में जाने के बाद, मान लो अगर आप प्रेज़ेंट लाइफ से स्टार्ट करोगे ना, तो आप प्रेज़ेंट से आने वाला कल तो हील कर दोगे, बट आप पास्ट को हील नहीं किया आपने। तो कहीं न कहीं वो सोल कैरी करेगी। जी। तो सबसे पहले रीज़न ढूँढते हैं कि ट्रॉमा या फ़ोबिया जो भी है उसका रीज़न क्या है, देन आपको उसकी पास्ट लाइफ में जाना है, देन आपको पास्ट लाइफ भी ढूँढनी है कि कौन-सी वाली पास्ट लाइफ है। कैसे हुआ था, पूरा रीज़न आपको ढूँढना है। पूरा रीज़न ढूँढने के बाद में उस सोल का वो अफ़ेक्टेड पूरा जो पार्ट होता है, हम लोग उसको इमेजिन करते हैं, उसको अलग करते हैं। ओके। देन हम खुद को इमेजिन करते हैं, फिर जो हीलिंग्स और प्रेयर्स होती हैं, उनको दे के उस सोल को हम लोग हील करते हैं। हम लोग ओके। वहाँ सोल को हील कर रहे हैं, वो नहीं जो विक्टिम हमारे सामने बैठा है, क्योंकि हमें सोल को हील करना, चेहरे तो फिर एग्जैक्टली। बदल जाएँगे ना एग्जैक्टली। नेक्स्ट लाइफ में। जी। तो उस सोल को हम लोग हील करते हैं, हमारी जो प्रेयर होती है, जो उसका नाम होता है, और उस टाइम पे जैसे नाम भी आपको, जैसे अभी आपका जो नाम है, नॉट नेसेसरी ना कि लास्ट आपकी जो भी लाइफ आपने जी है उसमें हाँ। वही नाम आपको होगा। इसलिए सोल की हीलिंग मेनली होती है। क्योंकि अगर आपने सोल को हील कर दिया, तो आने वाले जो भी जन्म वो सोल लेने वाली है, वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। ओके। जैसे आप अभी लगातार कर्मों की बात कर रही हैं, तो क्या हम लोग अपने आज के अच्छे कर्मों से अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं? जो मतलब पास्ट लाइफ से हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट डाल सकती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकता है।
बट क्या जो हम अच्छे कर्म आज कर रहे हैं वो हमारी डेस्टिनी को बदलने में हेल्प करेगा? बिल्कुल करेंगे। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, देखिए अगर आज आप परेशान हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ बुरा नहीं किया होगा, क्योंकि कर्म का जो चक्र है, जो साइकिल है, वो यही किया है कि आपने जो कुछ भी करा है किसी के भी साथ किया है, तो वही पलट के आपके पास में आएगा। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो वो डबल आएगा, और बुरा कर रहे हो तो वो ट्रिपल आएगा, लेकिन होगा ज़रूर आपके साथ में। इसलिए कर्म की बात मैं हमेशा करती हूँ जब भी कोई भी चीज़ आती है, क्योंकि कर्म ही सबसे ऊपर आता है। भगवान भी कर्म के बीच में नहीं आते हैं, कर्म को कोई काट नहीं सकता। तो कर्म से आप अपनी डेस्टिनी को बिल्कुल बदल सकते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आपके कर्म जो आज हैं, अगर इस जन्म में मैं सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, तो मेरी जो नेक्स्ट लाइफ आएगी, उसमें जितना भी अच्छा फल मुझे मिलेगा, वो इस जन्म के कर्म का मिलेगा। और ये सभी के साथ में हो। लेकिन बहुत बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है, शायद आपके पास भी ऐसे केसेस आए हों, कि लोग कहते हैं हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, बट हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और बहुत आपने ये चीज़ सुनी भी होगी, लोग कहते हैं जो बुरा करता है उसके साथ अच्छा होता है। ये चीज़ आपने काफ़ी सुनी होगी। बिल्कुल सुना है। तो ये चीज़ तो कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, इसमें ये होता है कि अगर मैं हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे साथ में भी, जैसे मैंने आपको मिसकैरेज वाला बताया, जी। तब मेरे मन में भी यही था जो आपने कहा, कि जब सब कुछ मैंने स्टार्टिंग से अच्छा किया है, मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरा मिसकैरेज क्यों हो गया? ये सवाल मेरे मन में था। जी। जब मैंने अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस किए थे, तब मुझे पास्ट लाइफ की अपनी कुछ चीज़ें पता चली थी कि मेरे भी कुछ ऐसे कर्मा थे जिस वज़ह से मेरे साथ में ये हुआ। हुँ। तो अगर हमारे मन में ये चीज़ें हैं कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ में ये सब हो रहा है, जब मेरे अच्छे कर्म प्रेज़ेंट लाइफ़ में अच्छे कर्म हैं, ओके। तो प्रेज़ेंट लाइफ़ में अच्छे कर्म होने से मतलब ये नहीं कि आप कुछ सफ़र नहीं करोगे। हुँ। आप जो अभी भुगतान कर रहे हो, वो पिछले जन्म का भुगतान आप कर रहे हो। ओके। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो पिछले जन्म की वज़ह से हो रहा है। क्योंकि आपने अगर किसी को दुःख दिया है, तो वो इस जन्म में कुछ रोल चेंज करके आएगा, और वो आपको हर्ट करेगा। हुँ। ये सभी के साथ है, क्योंकि हम लोग रीडिंग्स करते हैं, रीज़न्स पता जी। चलते हैं हमको। तो आपको कभी भी ये नहीं करना चाहिए। अब जैसे पूजा-पाठ हो जाती है, लोग जी। करते हैं, हुँ। पूजा-पाठ करवा रहे हैं, आराम नहीं मिल रहा है, ये सब जो चीज़ें होती हैं, वो इसीलिए होती हैं ओके। कि कर्म नहीं कटेगा, इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, पर जी। कटेगा नहीं। जैसे आप कर्मों की बात को और थोड़ा-सा इलैबोरेट करें, तो एक बात और आती है। लोग कहते हैं कि आपने जो भुग किया है इस जन्म में, वो आपके बच्चे भुगतेंगे। हुँ। मतलब कि आपके बड़े-बुज़ुर्गों के या आपके एंसेस्टर्स के जो कर्म हैं, वो आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा, भले ही वो कितने अच्छे हों। तो अगर आपके पास ऐसा कोई केस आता है या फिर ऐसा कुछ कोई इंसान फेस कर रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि मेनली जो हम लोग एंसेस्टर्स के कर्मा बोलते हैं, उनको आप पितृदोष में ले सकते हो। पितृदोष जैसे लग जाता है किसी परिवार पे, अगर किसी परिवार के सदस्य से कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि सांप को नहीं मारना जी। चाहिए। अगर आपने किसी सांप को मार दिया, तो वो दोष जो चलता है, वो फैमिली की हर एक पीढ़ी में आपको लगेगा। ओके। तो वो भी पितरों के द्वारा ही किया गया है, तो पितृदोष लग जाता है। हुँ। कभी-कभी हमारे पितर हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, तो भी हमारा पितृदोष लग जाता जी। है। अगर आपकी फैमिली में, अगर इस चीज़ को हम लोग अलग कर दें, और फैमिली में मान लीजिए अगर एक फादर है और उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो बच्चे हैं, उनके बैड कर्माज़ में वो जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये एक मिथ होता है। फैमिली के सभी पर्सन्स के जो कर्माज़ हैं, वो आगे फॉरवर्ड ज़रूरी नहीं है कि होंगे, वो डिपेंड करता है कि वो कौन-सा कर्मा, जैसे मैंने आपको एक नाग वाला, जो स्नेक्स वाला जी। बताया, इनको मार देते हैं लोग। हुँ। तो ये एक अलग चीज़ हो जाती है, और नॉर्मल है, जैसे किसी को आपने हर्ट किया, अगर आपने चोरी कर ली, किसी को आपने मर्डर कर दिया, अगर आपने हुँ। किसी के साथ में रिलेशनशिप बनाया, उसको छोड़ दिया, वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, वो आपको बहुत कर्स कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि फैमिली में आगे जाता जाएगा, ऐसा नहीं यस। होता है। ओके। तो जैसे हमारे जो बैड कर्माज़ हैं, क्या हम लोग पूजा-पाठ और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके उसको ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आप उन कर्म को काट नहीं सकते। ये हमेशा सभी का कन्फ्यूज़न होता है कि हम लोग पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, मंत्रा चैंटिंग करेंगे, तो हमारे जो बुरे कर्म हैं, उनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। देखिए, अगर आपने मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया, किसी की जान ही ले ली अगर आपने, तो आपको क्या लगता है कि इस जन्म में आके अगर आप रोज़ किसी मंदिर जा रहे हैं या आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, तो उस पाप से आपको छुटकारा मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो चीज़ें हम कर रहे हैं, उसका फल हमें ऐसे मिलता है कि हम लोग जो रेगुलर चीज़ें कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कुछ भी हो सकती है। उनको करने से, अगर मान लीजिए आपने मर्डर किया था,
अगर आपने उसका किसी का एक्सीडेंट करके मर्डर करवा दिया तो हो सकता है भगवान ने इस जन्म में आपके लिए यही सजा तय की होगी कि इस जन्म में आपका भी एक्सीडेंट होगा, भले वो बाय गलती से हो जाए, यस। ठीक है? और आपकी डेथ होगी, ये लिखा है आपके साथ में। लेकिन आप स्टार्टिंग से बहुत पूजा पाठ कर रहे हो, आप जानवरों को खाना खिला रहे हो, आप अच्छे कर्मा कर रहे हो, आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, तो उसका असर इस तरह से आप पर होगा, भगवान आपके लिए ये करेगा कि एक्सीडेंट तो होगा लेकिन आपकी डेथ नहीं होगी। आपको हो सकता है फ्रैक्चर हो जाए, आप कुछ महीनों के लिए बिस्तर पे आ जाएँ। जी। नुकसान तो होगा, लेकिन कम होगा। तो आप कर्म को काट नहीं सकते। आप जो भी करेंगे उस देखिए कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। आप जितनी पूजा कर रहे हैं, इसका फल आपको मिलेगा। प्रेज़ेंट लाइफ़ में नहीं मिलता है, तो नेक्स्ट लाइफ़ में ज़रूर मिलता है और जी। होता क्या है, हम अपने कर्मास को ही भोगने के लिए इस धरती पे आते हैं। एग्ज़ैक्टली। या तो कर्म भोगने के लिए आएँगे या कुछ अधूरा काम हमारा पूरा करने के लिए आते हैं या फिर ऐसे महात्मा जो जन्म लेते हैं, जैसे उस टाइम पे साईं बाबा आए थे, निर्मला देवी जी आई थी या जो भी ऐसे लोग आते हैं, जो इस दुनिया में आने के बाद में लोगों को किसी अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरफ मोड़ देते हैं, अच्छे काम करते हैं लोग, जी। टीचिंग्स देते हैं। तो या तो ऐसे संत के रूप में आप इस दुनिया में आओगे, अगर कॉमन मैन के रूप में आप आ रहे हो, तो आप अपने कर्म का भुगतान करने ही आते जी। हो। और कर्म का भुगतान अगर एक जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, वो भी डिपेंड करता है ना कि आपके कर्म थे कितने। अगर आप पूरी तरह से पापी थे, अगर आपने जन्म लिया, समझ आई और आप अपनी डेथ तक आपने सिर्फ पाप किया, तो आपको बार-बार जन्म लेना है उस पाप को काटने के लिए। आपको भुगतना ही है। कुछ लोग होता है ना कि जब से जन्म लिया है, परेशानियाँ ही चल रही हैं। जी। कभी ये चल रहा है, कभी दूसरी परेशानी, कभी तीसरी परेशानी और वो एंड में वो इंसान मर जाता है, उसने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं देखा। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ भी अच्छा किया ही नहीं। तो आप सफ़र करके गए और आपने थोड़ा-सा भुगतान कर दिया, देन आपको दोबारा जन्म लेके आना है। ओके। फिर आपको सफ़र करना है और ये हम ही डिसाइड करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ में ये भी पता चला है कि कुछ ऐसी सोल्स होती हैं जो कभी दोबारा जन्म ही नहीं लेती हैं। जी। तो वो क्या मतलब कैसे ऐसा क्यों होता है? देखिए जितनी भी सोल्स होती हैं, वो अपनी इच्छा से ही जन्म लेती हैं, भगवान तो कभी इंटरफेयर करते नहीं हैं। और सोल्स का भी ये होता है कि अगर आपको इस दुनिया में नहीं आना है, अगर आपने पाप किया और आपका ये मन है कि मुझको दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेना, मैं अपनी जो आत्माओं की जो दुनिया होती है, जो स्पिरिट वर्ल्ड होता है, मैं वहीं रह के अपने कर्मों का भुगतान करूँ, तो ये ऑप्शन भी सभी के पास रहता है। आपको अगर जन्म नहीं लेना है, आपको नीचे नहीं आना है, तो आपको भगवान कभी भी फ़ोर्स नहीं करते। ओके। आप ऊपर रह के भी आपको अच्छे कर्म ही करने हैं। जो इंसानों की दुनिया में हो रहा है, वो स्पिरिट वर्ल्ड आत्माओं की दुनिया में भी हो रहा है, जो उनका संसार है। वहाँ पे भी बुरी आत्माएँ हैं, वहाँ पे भी अलग-अलग लेवल्स होते जी। हैं। आपको अच्छी आत्माओं के साथ में रहना है, अगर कोई बुरी आत्मा है, तो आपको उसको अच्छी चीज़ें करने के लिए कन्विंस करना है। आपको ऊपर भी अच्छे कर्म करने हैं, अगर आपके कर्म ऊपर भी अच्छे हैं, तो आपका प्रमोशन एक लेवल अप हो जाएगा और आपके ओके। कर्म का जो बंधन है, उससे आप थोड़े से बाहर आ जाओगे। अगर आपको इंसान के रूप में नहीं करना है, जी। तो आप ये ऊपर भी कर सकते हैं। तो इसलिए आत्मा डिसाइड करती है कि जाना है कि नहीं जाना है। मतलब स्वर्ग और नर्क में भी प्रमोशंस होते बिल्कुल हैं। होते हैं, प्रमोशंस बिल्कुल होते हैं। तो मैम जैसे अब प्रमोशंस की बात तो हो गई, लेकिन क्या स्वर्ग और नर्क में भी का जो कॉन्सेप्ट हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से, क्या ये सच में होता है? बिल्कुल होता है, स्वर्ग नरक का जो कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हमें क्या लगता है कि स्वर्ग एक ही है और जो नरक है वो एक ही है। आप जब इस दुनिया को छोड़ के जब स्पिरिट वर्ल्ड में जाओगे, जब उस संसार में जाओगे, तब आपके कर्मों के अकॉर्डिंग वहाँ रहने की जगह है। अगर आप बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो हो सकता है आप लेवल नंबर 6 पे रहें, 5 पे रहें। और अगर आप बहुत ज़्यादा इविल रहे हैं, नेगेटिव रहे हैं, पापी रहे हैं, जी। तो आप लेवल नंबर 1 पे रहेंगे और हर लेवल के अपने अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं, हर लेवल के अपने अलग-अलग लेवल्स हैं। जी। लेवल 1 पे 7 है, 2 पे 7 है। तो जैसे आपके कर्मास होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ रहना है। ओके। अगर मान लीजिए आप सेकंड लेवल के जो प्लेन है अगर आप वहाँ पर हैं और अगर आपने दोबारा जन्म लिया और आपने अच्छे कर्म किए, जी। तो देन आप उसके बाद में हो सकता है थर्ड लेवल पे जाएँ, वो डिपेंड करता है हमारे कर्म का कैसे-कैसे हम लोग भुगतान करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस दुनिया में आने के बाद में और गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो आप लेवल 2 से लेवल 1 पे भी आ सकते हैं। ओके। तो स्वर्ग नरक का जो कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल सही है। ओके। तो हमें ये जानकर मतलब काफ़ी लोगों का ये क्लियर हो गया है चीज़ें कि हाँ, ये चीज़ ये कॉन्सेप्ट होता है। अब बात आती है स्पिरिट की। तो मुझे ये पता है मतलब आपकी एक्सपर्टीज़ मैंने पढ़ी जब आपके बारे में जाना, मुझे पता चला कि आप मीडियमशिप रीडिंग भी करती हैं।
मैम ये क्या होता है? क्या आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ बताना चाहें? बिल्कुल। मीडियमशिप रीडिंग जो होता है उसमें आप स्पिरिट कम्युनिकेशन करते हैं। इसको मीडियमशिप इसलिए कहते हैं कि जो कम्युनिकेट करता है, जैसे कि मैं एक मीडियम हूँ जो आपको कनेक्ट करेगी, ह्यूमन्स को कनेक्ट करेगी उस स्पिरिट वर्ल्ड के साथ में। इसमें हम लोग ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी भी इविल सोल को या किसी भी सोल को बुला लेते हैं। इसके अपने एथिक्स होते हैं। ओके। एथिक्स के साथ हम लोग इसको करते हैं। ये बहुत सेफ प्रैक्टिस आप मान लीजिए इसको। क्योंकि अगर मैं आपको ये कहूँ, कोई भी एकदम से सुनेगा कि स्पिरिट से कम्युनिकेट करना, जी। मतलब आत्माओं से कम्युनिकेट करना, तो दिमाग में, आपके माइंड में क्या आएगा? हमारे माइंड में वो आएगा जो हम लोग इतने टाइम से देखते आ रहे हैं, जो हमें मूवीज दिखा रही हैं, जो सीरीज में देख रहे हैं कि आत्मा आ जाती है, वो आपको पोजेस कर लेती है, फिर वो जाती नहीं है, देन वो मर्डर्स कर रही है घर में। बट मीडियमशिप वो नहीं है। मीडियमशिप एक सेफ प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग प्रोटेक्शन लेते हैं। और उसके बाद में हम लोग फैमिली, देखिए जब कोई स्पिरिट अगर आपसे बात करने के लिए आएगी, तो वो स्पिरिट ऐसा नहीं है कि उसने ये देखा कि मुझे सोनिया बुला रही है तो वो चली जाएगी कि चलो मैं बात करने जा रही हूँ। नहीं, वो ये देखती है कौन उसको बुला रहा है, उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर फैमिली ने आपको कनेक्ट किया कि मुझे इनसे बात करनी है, कि मेरे मान लीजिए फादर हैं और हमने कनेक्ट किया, फादर का मन नहीं है आने का, उनको बात ही नहीं करनी है, स्पिरिट्स मना कर देती हैं, ये होता है, वो नहीं आती हैं। ओके। हम लोग उनको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो उनको बोलो कि मुझे बात करना है, मुझे बात करना है, प्लीज बोलिए। हम लोग फोर्स नहीं करते, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। ओके। क्योंकि अगर आप उन्हें फोर्स करेंगे तो वो आपके लिए ही हार्मफुल रहेगा। इसलिए मीडियमशिप एक सेफ प्रैक्टिस है। इसमें हम लोग स्पिरिट्स को, सोल्स को फोर्स बिल्कुल भी नहीं करते हैं, किसी भी रैंडमली किसी भी सोल को नहीं बुलाते हैं। इसमें मोटिव आपका जो होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। ओके। आपको सेल्फिश होके नहीं बुलाना है। क्योंकि जब आप उनको कम्युनिकेट करने के लिए बुला रहे हो तो उन्हें पता है कि आप उन्हें क्यों बुला रहे हो, क्योंकि वो सब जानती हैं। जी। वो आपका इंटेंशन जानती हैं कि किस इंटेंशन से आप उसके पास आए हैं। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए या मुझे ये राज़ पता करना है, ये पता करना है, तो गलत भावना से कभी भी मीडियमशिप नहीं होती। तो क्या मीडियमशिप में आत्माएं आपके सिर्फ माइंड में आप उनको इमेजिन कर सकते हो या सामने आ जाती है? नहीं, सामने नहीं आती है, ट्रांस स्टेट में जाते हैं। उसके बाद में उनसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट करके, जो हमारी प्रोसेस होती है। ओके। ये नहीं होता है कि जैसे कि मैं अगर यहाँ बैठी हूँ तो मेरे सामने एक सोल आ जाएगी और फैमिली भी उसको देख रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मीडियमशिप बहुत अलग चीज़ हो जाती है। जो आत्माओं को बुलाने वाली जो प्रोसेस होती है, वो जो तांत्रिक लोग जो करते हैं, वो जो एक गलत प्रैक्टिस होती है, जब वो किसी इविल सोल को बुलाते हैं उसको पजेस करने के लिए, उसको कंट्रोल में करने के लिए, ताकि जी। उससे गलत काम करवा जी। सके, वो एक अलग चीज़ होती है। बट मीडियमशिप जो होती है वो सेफ प्रैक्टिस है, जिसमें आपका मोटिव सही होना चाहिए और रैंडमली इसमें किसी को नहीं बुलाते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है इन सभी चीज़ों में, वो जी। होती है प्रोटेक्शन। ओके। क्योंकि अगर आपने अपनी प्रोटेक्शन नहीं ली तो हो सकता है कि आपकी बॉडी पर उसका हार्म हो सकता है, हार्मफुल इफेक्ट्स आपको देख सकते हैं आप। ओके। तो प्रोटेक्शन बहुत मस्ट है। तो मीडियमशिप क्या कोई भी सीख सकता है या फिर ये गॉड गिफ्टेड होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी सीख सकता है, जैसे मैंने आपको मेरी जर्नी बताई, गॉड यस। गिफ्टेड तो कुछ भी नहीं था। जी। बट प्रैक्टिस इसमें मस्ट है। आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज मीडियमशिप करी तो आप परसों ही किसी सोल से कम्युनिकेट कर लेंगे, नहीं, आपको बहुत प्रैक्टिस इसमें लगती है। दूसरा, आपके इंटेंशन जो होना चाहिए वो प्योर होना चाहिए। ओके। अगर आप गलत माइंडसेट लेकर कुछ गलत चीज़ों के लिए कोई भी चीज़ कर रहे हैं, भले वो आकाशिक ही क्यों ना हो, तो जी। आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे। अब जैसे जैसे आकाशिक का मैं आपको बताती हूँ, ओके। आकाशिक में ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे कितनी बार कोई प्रेग्नेंट है हाँ। कि बेटी होगी कि बेटा होगा, ओके। प्लीज़ ये बताइए। ओके। तो देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग इन चीज़ों का जवाब नहीं देते और देना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अभी हमारा, जैसे उज्जैन की मैं आपको बात करूँ, कन्या भ्रूण हत्या जो है हमारे यहाँ तो लीगल नहीं है। बहुत सारे सिटीज़ में करते हैं सोनोग्राफी, हमारे यहाँ नहीं जी। करते। अगर आपके पास में कोई क्लाइंट आया और मान लीजिए कि आपकी इस जवाब की वजह से अगर आपने कहा कि बेटी होने वाली है, अब उसका जो हस्बैंड है और उसकी जो मदर इन लॉ है वो नहीं चाहते कि बेटी हो। अब उनका माइंडसेट क्या हो गया कि बेटी होगी। अब उन्होंने क्या किया, बेटी होगी ये जानते से ही या तो ज़बरदस्ती फ़ोर्सफुली अबॉर्शन करवा दिया। अबॉर्शन करवाने के बाद में क्या होता है कि एक एनर्जी, जो एक सोल जो आने वाली थी, आपने एक तरह से उसका मर्डर किया है। इसको मर्डर ही माना जाता है जो जी। अबॉर्शन होता है। जी। भले आपकी इच्छा से हो या फ़ोर्सफुली करवाएँ। उस टाइम पे क्या होता है कि जैसे ही ये चीज़ होती है, वो उस मदर इन लॉ और उस हस्बैंड के साथ में, मैं, क्योंकि मैंने जवाब दिया था, आपके गलत कर्माज़ में काउंट हो जाता है उसी वक़्त। ओके। तो हमें
अगर मैं ये सोचूंगी कि आकाशिक सेशन होने वाला है, मुझे मेरी फीस मिल जाएगी और मैं जवाब दे दूंगी, तो ये करके आप गलत कर रहे हैं। और इससे ये भी होता है कि जो भगवान ने अगर आपको कोई शक्ति दी है, आपकी प्रैक्टिस से कोई शक्ति आई है, तो वो धीरे धीरे फिर खत्म भी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो हमें कभी भी गलत मोटिव से नहीं करना है कुछ भी चीज। तो मीडियमशिप जो होती है उसको करते वक्त आपके लिए क्या क्या खतरे वाली चीजें होती है और आप उससे कैसे बचते हो? मीडियमशिप करते टाइम सबसे ज्यादा खतरे वाली चीज ये है कि अगर आपने अपना प्रोटेक्शन नहीं किया, तो अगर मान लीजिए कोई फैमिली आपके पास में आई, अब उस फैमिली का कोई भी इंसान होगा, वो उस फैमिली के लिए उसका फैमिली मेंबर है, लेकिन हो सकता है कि वो इविल हो, वो इविल सोल में काउंट होता हो, और जब आपने उससे कम्युनिकेट किया, तो उस इविल सोल की जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी पर इफेक्ट करने लग जाएगी। लाइक रीडिंग्स के बाद में जैसे ही रीडिंग खत्म होती है, आपका बहुत ज्यादा हेडेक स्टार्ट होगा, आपको थकान महसूस होगी, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपका कुछ भी काम करने में मन नहीं लगेगा, आपको किसी के साथ में अच्छा नहीं लगेगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, किसी भी तरीके से वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट डाल सकती है। या ये हो सकता है कि वो आपसे नाराज होके आपके साथ में और भी चीजें करना स्टार्ट कर दें। इसलिए प्रोटेक्शन मस्ट होता है। अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं ली, तो कोई भी सोल आपके साथ में कुछ भी बुरा कर सकती है। इवन ये भी होता है कि कम्युनिकेट करते टाइम अगर सोल का मन नहीं है आने का, और उसको ये लगता है कि फैमिली बुला रही है बट उसका मन नहीं है, तो उस टाइम पे भी वो आपको हार्म पहुंचा सकती है अगर आप प्रोटेक्शन में नहीं है। इसलिए मीडियमशिप के खतरों में सबसे जरूरी यही चीज है कि अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं लिया, तो आपके मेंटल और आपके फिजिकल दोनों के लिए गलत है। तो जैसे अभी आपने ये बताया, तो मीडियमशिप क्या सिर्फ स्विच वर्ड या रीडिंग्स के थ्रू हो जाती है या इसमें भगवान जी की पूजा भी करी जाती है, ऐसा कुछ भी होता है? नहीं, देखिए, मीडियमशिप अलग होती है। इसमें हम लोग ट्रांस स्टेट में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और अपना जो साइकिक एबिलिटीज हमारी जो होती हैं, हम सभी में साइकिक एबिलिटीज हैं, बट वो सबकी सोई हुई शक्तियां ये बोल दीजिए आप। साइकिक एबिलिटीज को हम लोग एनहेंस करते हैं, क्लेयरवॉयंस हो जाए, उसमें क्लेयर ऑडियंस हो जाए या सेंटियंस हो जाए, इन सबको आपको एक्टिवेट करना है। इन एबिलिटीज को जैसे जैसे आप एनहेंस करते जाएंगे, आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे स्पिरिट वर्ल्ड के साथ में या फिर आकाशिक में। ओके। और ये मेडिटेशन के थ्रू ही होता है। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि स्विच वर्ड्स को यूज करके आप मीडियमशिप से कनेक्ट कर लोगे, ऐसा नहीं है। हाँ, साइकिक एबिलिटीज को एनहेंस करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती है। हम लोग मेडिटेशन करते हैं, हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, और साथ में स्विच वर्ड्स में भी कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स वगैरह अगर आपको लगता है तो आप खुद बना सकते हो, और उनसे अपनी साइकिक एबिलिटीज को एनहेंस कर सकते हो। और भगवान की जो पूजा होती है वो एक अलग चीज हो जाती है। मीडियमशिप में आपको कनेक्ट करना है मेडिटेशन के थ्रू, आपको ट्रांस स्टेट में जाना है। तो मेडिटेशन इज मस्ट। मेडिटेशन इज मस्ट, ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आजकल अगर आप आज के टाइम की बात करें, तो जो यंगस्टर्स हैं उनको काफी फैसिनेट करता है कि वो स्पिरिट से बात करें। और अगर आप और बॉलीवुड की आपने बात करी, मूवीज की बात करी, तो जो ओइजा बोर्ड वाला सीन है वो चीज काफी ज्यादा ट्रेंड में जा रही है। तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे? देखिए, मैं तो यही मानती हूँ कि जब तक आपको कोई भी चीज पूरी तरह से नहीं पता हो, कोई भी प्रैक्टिस हो, उसको मत कीजिए। क्योंकि बहुत टाइम पहले केस आया था, वो गूगल पे था, कि कुछ स्टूडेंट्स ने कोई बुक पढ़ के किसी सोल को बुलाया था, बट वो सोल आ गई थी, और उनमें से ही जो मेन जो था उसको उसने पजेस कर लिया था, और बाद में उसकी डेथ भी हो गई। तो ये ओझा वाला कोई सी भी चीज हो, जब तक आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपको पूरा उसके पता नहीं है कि आपको कैसे उसमें एंटर करना है, उसमें एंटर करने के पहले आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे प्रोटेक्शन का मैंने आपको बोला, कोई भी चीज है प्रोटेक्शन हम सबसे पहले लेते हैं। इवन टैरो रीडिंग में भी प्रोटेक्शन लेते हैं, क्योंकि क्लाइंट की जो एनर्जी है आप उससे कनेक्ट कर रहे हो। तो प्रोटेक्शन आप कुछ भी चीज कर रहे हैं उसमें मस्ट है। आपको नॉलेज नहीं है, मतलब नॉलेज कैसा होता है, जैसे आपको अगर महाभारत का पता हो, तो जो अभिमन्यु था, चक्रव्यूह में जाना बट बाहर निकलना दो अलग चीज थी। हाफ नॉलेज हमेशा घातक होता है आपके लिए। तो अगर आपको चक्रव्यूह में जाना पता है पर निकल नहीं पाया था, तो वो उसकी जान के लिए गलत साबित हो चुका था। तो इस चीज में भी यही है कि एंटर होने के बाद में आपको उससे बाहर कैसे आना है, ये भी आपको प्रॉपर नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आप अपनी आने वाली लाइफ पर बहुत ज्यादा खतरा इस चीज का लेकर आ रहे हैं, और वो खतरा किसी भी तरह का हो सकता है फैमिली में ही कुछ बुरा हो जाए, क्योंकि ये भी होता है। अगर आपने कुछ गलत प्रैक्टिस की है, तो उसका असर आप पे शायद नहीं हुआ, लेकिन आपके किसी फैमिली मेंबर पे हो गया। ये चीजें जो होती है, केसेस निकल के आते हैं, तब पता चलता है कि हमने कुछ गलत किया था। ये मुझे तो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है, बट आपने कभी कोई ऐसा केस देखा हो जो आपके लिए सबसे ज्यादा यादगार रहा हो मीडियमशिप में? तो बताइए आप
शेयर करना मीडियमशिप का एक लास्ट केस ही था जिसमें सोल जो सेकंड थर्ड टाइम दोबारा कम्युनिकेट करने के लिए फैमिली ने बुलाया था, बट सोल जो थी वो उस टाइप की थी कि उसके ऐसे सर्कमस्टेंसेस में डेथ हुई थी जो सही नहीं थे। उस वजह से वो भटक बहुत ज़्यादा रही थी, वो रिलीज़ होना चाह रही थी, बट फैमिली वाज़ लाइक कि क्यों रिलीज़ होना है, क्यों जाना है? बट ऐसे टाइम पे जो सोल थी, वो बहुत ज़्यादा इविल हो चुकी थी। और ओके। इविल मान ले हम लोग मूवीज़ में कैसे जो इविल सोल्स बताते हैं, जी, जी। चुड़ैल जो फेस आता है ना, या हमने देखा होगा। एग्ज़ैक्टली। वो सोल एकदम से उस तरीके की हो गई थी, चेंज हो गई थी एंड उसका फैमिली में असर होने लगा था, जिससे किसी की तबीयत खराब हो गई थी। कुछ काम रुकावटें आने लग गई थी, तब फैमिली को हमने ये गाइड किया था कि आप उसको रोकिए मत, क्योंकि वो अभी तक आपका बुरा नहीं कर रही थी, वो आशीर्वाद सो रही थी आपकी फैमिली के लिए। लेकिन क्योंकि आप उसे रोकने लग गए तो वो धीरे 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 फैमिली में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट स्टार्ट हो गया था। कुछ कुछ चीजें बुरी होना स्टार्ट हो गई थी। देन फैमिली को हमने पूरा गाइड किया। उसके बाद फैमिली को भी देखिए समझ में आ जाता है कि साइंस मिलने लग जाते हैं या आपको कि कुछ गलत हो रहा है, वो किस रीजन से हो रहा है, क्योंकि जब सोल नाराज हो जाती है आपको। तो उस टाइम पे ये था कि जब कम्युनिकेट किया, तो इसके पहले जब 2 बार कम्युनिकेट किया था, तो सोल जब बात करने आई तो वो नॉर्मल अच्छी तरह से आई थी। लेकिन जब थर्ड टाइम जब उसको ये लगा कि दोबारा मुझे बुला रहे हैं, तब वो भयानक रूप में आई थी। और जैसे कि ऐसे आई थी कि फैमिलीज़ में नहीं देखते हम लोग, चुड़ैल कैसे आती है हाँ। मारने के लिए, आपको जान से या मारने के लिए आती है, एग्ज़ैक्टली। उस तरह से मारने मारने के लिए आई थी। लेकिन जब वो प्रोटेक्टिव जो शील्ड जिसमें हम लोग बैठते हैं, जैसे ही वो उसके नज़दीक आई थी ना, तो वो उससे एकदम दूर दूर चली गई और वो दूर जाते से नॉर्मल हो गई थी कि अब क्या हुआ? ओके। तो ये लास्ट केस था। तो काफ़ी ज़्यादा डरावना था। हाँ, डरावना रहता है ना, इसलिए मैं हमेशा सभी को गाइड करती हूँ कि प्लीज़ प्रोटेक्शन, ये सब सुन के लगता है हम ट्राई करें या हम लोग बुक्स पढ़ के ट्राई करें, या बट ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है आपकी। जैसे हम लोग स्पिरिट्स की बात ही कर रहे हैं, तो किसी इंसान की अगर किसी अनएक्सपेक्टेड कारण की वजह से डेथ हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक सुसाइड कर लेता है कोई इंसान, तो आपके पास अगर फैमिली आती है, कोई केस होता है, तो आप कैसे पता लगाती हो कि उसका रीज़न क्या है? देखिए, जब हम लोग मीडियमशिप में सोल से कम्युनिकेट करते हैं, तब हम लोग अगर फैमिली का यही क्वेश्चन है कि उसने किस रीज़न से सुसाइड किया था। जब सोल से ये सवाल पूछा जाता है, जब हम लोग ट्रांस स्टेट में होते हैं, तो सोल आपको वो रीज़न बताती है, लेकिन कितनी बार बताते से ही वो एक तो ये शर्त भी रखती है कि आप फैमिली को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बताने नहीं चाहती। क्योंकि वो जब जवाब देती है, फैमिली क्या सोचती है कि हमें तो रीज़न जानना है। लेकिन सोल जो होती है, उसको आने वाले कल में जो उसके जवाब देने के बाद में जो जी। चीज़ें घर में घटेंगी, वो उसको भी देखती है। तो वो जवाब नहीं देती। जैसे ओके। कि एक केस था बेटे का, जब उसकी मदर ने सुसाइड किया था और फैमिली में ही हस्बैंड का कोई इश्यू था। जब बेटे ने रीडिंग करवाई, तब सोल का सिर्फ़ एक जवाब था कि मैं इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, तुम इतने मैच्योर नहीं हो कि तुम्हें ये बताया जाए कि ओके। मैंने सुसाइड क्यों किया था। बट फैमिली जानती थी कि हुआ क्या था। ओके। कभी मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, हम्म। कोई लॉस्ट एंड फाउंड केसेस होते हैं, या कोई खो गया, आपको नहीं पता कि वो जिंदा एग्जैक्टली। भी है कि वो जा चुका है। ऐसे भी केस आते हैं। जैसे एक लेडी और उसके सन ने अप्रोच किया था। ओके। सन जो था वो 35 अराउंड हो गया होगा कि मेरे फादर के लिए मुझे रीडिंग करवानी है। देन हमने उनसे ये पूछा था कि आपको कौन सी रीडिंग करवानी, जो हम लोग हमेशा पूछते हैं। देन उसका ये था कि मैं श्योर नहीं हूँ ओके। कि मेरे पापा हैं या नहीं है, तो आप मीडियमशिप रीडिंग कीजिए। जब मीडियमशिप रीडिंग करा, तो उसकी वाइफ ने सिर्फ एक सवाल पूछा था कि आप हैं कि नहीं अब इस दुनिया में? तो सोल ने कहा था कि अब मैं नहीं हूँ, मैं जा चुका हूँ इस दुनिया से। देन सेकंड हम्म। क्वेश्चन वाइफ का था कि क्या हुआ था आपके साथ में? तब उन्होंने बस ये जवाब दिया था कि मेरे सर के पीछे से वार किया गया था, उसके बाद में अंधेरा हो गया था और बस सब कुछ खत्म हो चुका। इतना उसने बताया था और वो कोई फैमिली का अपना ही था। तो इस तरीके से सोल जवाब देती है। अब मान लीजिए इसमें फैमिली ये पूछे कि वो कौन था। हम्म। अब मान लीजिए कि उसने जवाब बता दिया कि ठीक है, ये फैमिली का ये बंदा था, इसने मुझे पीछे से मारा और मेरी डेथ हो गई। अब उसके बाद में फैमिली क्या सोचेगी कि हम लोग उसको सज़ा दिलवाएँ। तो आप इस चीज़ को कैसे प्रूव करोगे? यस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं खड़ी होती है। क्योंकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर इस चीज को बिलीव ही नहीं करेगा। साइंटिफिकली आप प्रूव नहीं कर सकते साइकिक एबिलिटीज़ को, कि अगर आप कोर्ट में जाके ये बोलेंगे कि मैंने इनसे रीडिंग करवाई थी और ये कह रही हैं कि पापा की सोल ने आके बोला है कि पीछे से मारा था और मैं मर गया, तो जज नहीं मानेगा या और शायद लोग आपको पागल बोलेंगे कि आप पागल हैं। यही चीज़ होती है। एग्जैक्टली। तो आप साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते। इवन मान लीजिए अगर मीडियमशिप की, जैसे मैंने आपको साइकिक एबिलिटीज़ की बात की, हम्म। अगर कोई चीज़ आपको सुनाई देती है, सुनाई देने में भी हमको जवाब मिल जाते हैं, जो ट्रांस स्टेट में हम जाते जी। हैं, सुनाई देके भी जवाब मिल जाता है। अगर आप कोर्ट में जाके बोलोगे कि मेरे कान में वो सोल आके बोल के गई थी कि मुझको इसने मारा था, तो वो नहीं मानेंगे।
इसी वजह से सोल इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखती है और आप इसको जाके आगे प्रूव नहीं कर सकते। बट फैमिली आपको जब अप्रोच करती है, देखिए हर किसी को एक सबूत चाहिए कि आप उसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिनसे वो आपको कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हैं। उसमें फैमिली ये पूछेगी कि मुझे विश्वास कैसे हुआ कि आप मेरे हस्बैंड से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं? आप मुझे ऐसी बात बताइए जो मेरे हस्बैंड के बीच में और मेरे बीच में हुई हो और किसी को भी नहीं पता हो। या कोई आप ऐसी बात बताइए जो हमारे फैमिली में हुई हो। यस। आप मेरे हस्बैंड का नेचर बताइए, उन्हें क्या पसंद था ये बताइए। तो आपको कुछ ऐसे सवालों के जवाब जी। स्टार्टिंग में देने पड़ते हैं। जी। तब जाके वो बिलीव करते हैं कि आपने कनेक्ट किया है। यस, ये मतलब होता है, लोगों ये को भी होता है। अश्योरेंस चाहिए बिल्कुल होता है। एश्योरेंस चाहिए। जैसे आपने अभी बात करी कि आप लोगों से कम्युनिकेट करके, स्पिरिट से कम्युनिकेट करके चीजें बता सकती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कुछ बात अधूरी रह गई हो और कोई स्पिरिट आपको विदाउट ट्रांसलेट में, जब आप नहीं हो उस स्टेट में, तो आपके पास आकर आपको कुछ बता कर गई हो, ऐसा कभी हुआ है? देखिए ऐसा तो मेरी फैमिली का ही है, जो मेरी मदर इन लॉ है वो नहीं है। वो उनकी डेथ हो गई थी जब मेरे हस्बैंड 10th क्लास में थे। उस टाइम पे ये चीज़ हुई थी कि उनकी डेथ नेचुरल डेथ थी। जी। जब उनकी डेथ हुई उसके बाद में सब चीज़ें नॉर्मल तो नहीं थी। लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी मेरे हस्बैंड की। उसके बाद में जब मैं इस फील्ड में आई, तो मेरे साथ में मेरे हस्बैंड को भी मैं इस फील्ड में लेके आई। ये भी एक यू टर्न उनकी लाइफ का ओके। था। जब वो इस फील्ड में आए तो उन्होंने जो प्रैक्टिसेस स्टार्ट की उससे उनकी लाइफ में काफ़ी उनको अच्छा फील हुआ। अच्छा फील हुआ जब एक बार वो खुद मेडिटेशन कर रहे थे मंदिर में बैठ के, तब उनकी जो मदर हैं, उनकी मदर ने कनेक्ट किया था उनसे और उनसे कनेक्ट करने के बाद में उनसे बहुत सारी बातें की थी कि तुम जिस फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हो, इसमें आगे चलते रहना और तुम्हें कोई परेशानियाँ नहीं आएँगी और हमें ये भी बताया था कि डेथ के बाद में वो लाइट की तरफ नहीं गईं, उनकी एनर्जी जो है वो नीचे ही है। ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया था कि मैं नहीं गई हूँ। उसके कुछ टाइम बाद फिर ये चीज़ें स्टार्ट हो गई कि फिर मेरे हस्बैंड का रेगुलर ही हो गया था कि उनसे कनेक्ट करना। क्योंकि अगर आप कनेक्ट करना सीख गए हो, तो आप ऑब्वियसली कनेक्ट करोगे। अगर परेशान हैं तो फिर कनेक्ट करना, कुछ सवाल का जवाब आपको चाहिए तो आपको कनेक्ट करना है, आपको बात करना है और आपको जवाब मिल जाता है। उसके बाद में एक बार ऐसा भी हुआ था कि वो मेडिटेशन कर रहे थे, उस टाइम पे पता चला कि खुद वो रिलीज़ होके जा चुकी हैं। क्योंकि वो सैटिस्फाई हो गई हैं कि जो मैं चाह रही थी मेरे बेटे के साथ वो चीज़ें हो गई हैं। इसलिए फिर वो रिलीज़ हो गई। तो ये सोल्स आपको इस तरह से बता देती हैं। लेकिन मतलब अगर हम लोग स्पिरिचुअल या फिर हमारे जो लिखा हुआ है शास्त्रों में उस चीज को माने, तो सोल्स तो सिर्फ 13 दिन तक ही रहती हैं नीचे। जी हाँ, पर उससे ज्यादा की आप बात बता रहे हो, तो गरुड़ कैसे? पुराण की अगर आप माने तो ये जी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो सोल्स होती हैं, एक्चुअल में क्या होता है उनको लेने के लिए कोई ना कोई तो आता है, या तो यमदूत आते हैं या फिर आपका कोई अपना लेने के लिए आता है। जब सोल को लेने के लिए आते हैं, तो सोल के ऊपर ही ये डिसीजन होता है कि उसे वापस जाना है कि नहीं जाना है। जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो भटकती रहती हैं। तो वो सोल्स ऐसी होती हैं जिनका कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी, इच्छाएँ जो उनकी पूरी नहीं हो पाई, या उनके छोटे बच्चे रह गए, उनकी डेथ हो गई, या फिर कोई ऐसा इंसान जो इस सांसारिक बंधनों में इतना ज़्यादा बंधा हुआ था कि उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया जब उसकी डेथ हो गई। भले वो मान लीजिए एक्सीडेंट से हुई होगी। तब इस टाइम पे क्या होता है, जब 13 दिन का टाइम आपका पूरा हो जाता है और जब आपको कोई लेने के लिए आता है, तो आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप मना भी कर सकते हैं। लेकिन मना करने के बाद में ऐसा नहीं है कि ऊपर के दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे कि जब तुम्हारा मन हो रहा है आ जाना, उसके बाद वो दरवाजे, वो पोर्टल बंद हो जाता है। ओके। उसके बाद आपको नीचे ही भटकना है और तब तक भटकना है जब तक कोई आपको रिलीज़ करने वाला नहीं मिल जाता। मतलब किसी के साथ ही जाना पड़ सकता है। बिल्कुल। या तो वो ओके। डिपेंड, वो भी आपके कर्मास पे डिपेंड करता है। अगर आपके कर्मास बहुत बुरे हैं तो आपको यमदूत लेने आते हैं। अगर आपने गरुड़ पुराण और इन सब चीज़ों में दिया है ना कि आपको कौन से रास्ते से लेकर जाया जाएगा, आपको कहाँ लेकर जाया जाएगा, जी। वो सब कि आप कितने पापी थे। जी। बहुत सारे केसेज़ में फैमिली मेंबर्स ही लेने आते हैं। ओके। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा बहुत बार सुना है कि कई कोई इंसान अगर बीमार है तो वो कहता है कि अरे वो खड़ा है सामने, बिल्कुल, वो बिल्कुल, मेरे को बुला रहा है बिल्कुल। अपनी तरफ। तो क्या ये उनके लिए इंट्यूशन होता है कि अब उनका समय पूरा हो गया इस जी हाँ, धरती ये पे? है। और इसका केस भी है कि एक लेडी है जिनका ऑपरेशन हुआ था, आई थिंक हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो गई, उनका डिस्चार्ज हो गया और वो लोग घर चले गए, उनकी बहू और वो लेडी और फैमिली। देन शाम तक जो लेडी जिसका ऑपरेशन हुआ था, उसने अपनी बहू को एकदम से जाके बोला कि गेट पे 3 लोग कौन खड़े हुए हैं? तो उसने बोला कौन से 3 लोग? तो बोले देख ना कोई आए, दरवाज़े पे 3 लोग खड़े हैं। तो उसने जाके अच्छा। देखा कि मम्मी जी कोई भी नहीं है। तो उसने बोला अरे खड़े तो हैं, ये देख ना। तो उसने कहा कि मम्मी जी कोई भी नहीं है, आप जाके आराम कर लो। क्योंकि हम लोग यही बोलते हैं ना यस।
लेकिन उसके बाद रात में उस लेडी को हार्ट अटैक आ गया था, उसकी डेथ हो गई। ओके। बाद में ये हुआ था कि वो जो यमदूत थे वही उसको लेने के लिए आए, ओके। बट नहीं समझ सकते आप उस टाइम पे। एग्जैक्टली। और ये बात बिल्कुल सही है कि आपको पहले से दिखने लग जाते हैं, या तो आपको अपनी फैमिली के लोग दिखेंगे या आपको कोई दूसरे लोग दिखने लग जाएंगे जो आपको लेने के लिए आते हैं। हाँ। और ये बिल्कुल सही चीज है। ओके। अब एक बात आती है स्पिरिट्स और एनिमल्स के कनेक्शन की, तो बहुत आपने ये कॉमन बात सुनी होगी, लोग कहते हैं कि अगर कुत्ता भौंक रहा है मतलब कुछ है। तो ये क्या सच में होता है? और क्या एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में कुछ टेलीपैथी वाला कनेक्शन होता है? बिल्कुल होता है। सबसे पहले तो स्पिरिट्स वाला जो आपने पूछा कि कुत्ता भौंक रहा है, तो हाँ बिल्कुल। एक्चुअली देखिए, जो जितने भी जानवर हैं भगवान ने इनको, ऐसा नहीं है कि इनको इनकी साइकिक एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा जी। या कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। जितने भी जानवर है भगवान ने इतनी शक्ति इनको दी है कि ये आंखें खोलकर भी देख सकते हैं। हम्म। ये इनको आकाशिक रीडिंग करने की जरूरत नहीं है अपना पास्ट लाइफ देखने के लिए। ये आंखें खोल के भी इन्हें पता है कि इन पास्ट लाइफ में इन्होंने क्या कर्मा किया था। हम्म। ये एनिमल्स के साथ की चीजें हैं। जब कुत्ता भौंकता है तो वो स्पिरिट को बिल्कुल देखता है, ये सही चीज है। लेकिन ये तब है जब रात का अगर अंधेरा है, कोई भी नहीं है और कुत्ता एक ही डायरेक्शन में देख के भौंकता जा रहा है, मतलब वहां पे कोई एनर्जी है। ओके। सबसे बड़ा मिथ यही है कि जो डॉग्स हैं वो रोते नहीं हैं, क्योंकि जब भी आप हाउल करने की उनकी आवाज सुनते हैं, जब वो जोर जोर से हाउल कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है, लोग उन्हें चुप कराते हैं कि चुप हो जा। ये मैंने खुद के ने अपनी आंखों से देखा है, हमारे एरियाज में भी देखा। अगर डॉग हाउल कर रहा है तो लोग उसको चुप कर देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई मरने वाला है इसलिए वो हाउल कर रहे हैं। अगर 7 to 10 किलोमीटर या और दूसरे डिस्टेंस पे अगर कोई दूसरा कुत्ता अगर किसी प्रॉब्लम में है या वो भी हाउल कर रहा है किसी वजह से, तो ये अपना एक ग्रुप दिखाते हैं कि हम लोग एक ग्रुप में हैं और एक साथ हैं। क्योंकि यहाँ वो हाउल कर रहा है और वहाँ वो हाउल कर रहा है, तो वो दोनों सुन लेते हैं भले हमें आवाज नहीं आती, क्योंकि इनकी इतनी शक्तियां होती हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आत्मा दिख रही है इसलिए वह हाउल कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों में फैला हुआ है। ओके। और टेलीपैथी? टेलीपैथिकली कनेक्ट करना ह्यूमन से, ये भी मेडिटेशन से ही होता है। टेलीपैथिकली इस तरह से जवाब दे सकती है जैसे कि अभी आपको मुझसे सवाल पूछने हैं, जी। तो आप मुझसे सारी चीजें कह रहे हैं। जी। अब मान लीजिए अगर मैं आपको कहूँ कि मेरा जो पेट है, हम्म। आप इससे ये क्वेश्चन पूछे और वो यहाँ आके बैठ जाएगा, तो आप उससे कैसे कनेक्ट करोगे? वो आपकी भाषा नहीं समझेगा, ऑब्वियस है। एग्जैक्टली। और अगर वो कुछ आपको इशारों में समझाएगा तो आप नहीं समझोगे। इसलिए हम लोग टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हैं उन लोगों से, जिसे मान लीजिए केसेस आते हैं कि मेरा जो डॉग है वो एकदम से अग्रेसिव हो गया, वो काटने लग गया। वो किसी को काटता नहीं था, वो बहुत फ्रेंडली था, लेकिन अभी कुछ दिनों से ना बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, वो खाना नहीं खा रहा है, इसे क्या हो गया है, मुझे यस। समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग उससे कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद में हम उससे बात करते हैं। अब बात करने में आपको अगर ये लगेगा कि वो कैसे समझेगा, लेकिन जब टेलीपैथी में कनेक्ट करते हैं तो जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं उससे वैसे ही जवाब लूंगी और वो मुझे वैसे ही जवाब देगा जो मुझे समझ में आएगा, क्योंकि साइकिक ओके। एबिलिटीज का ही सारा खेल होता है। ओके। उनको कनेक्ट करने के बाद में आपको उसके सारे जवाब मिल जाएंगे, वो आपको सारी चीजें बोल के बताएगा और आप समझ भी जाएंगे ओके। कि उसने क्या क्या जवाब दिए हैं। लॉस्ट केसेस आ जाते हैं, किसी का डॉग अगर खो गया है, आपको उस टाइम पे नहीं पता ना कि कहाँ गया मेरा डॉग, तो आप जो कम्युनिकेटर्स होते हैं, एनिमल कम्युनिकेटर्स, उनसे कनेक्ट करते हैं। वो उस डॉग की सोल से कनेक्ट करते हैं। उस डॉग से कनेक्ट करने के बाद में वो डॉग अपनी लोकेशन बताता है। वो अगर मान लीजिए किसी मंदिर के बाहर खड़ा है, तो वो आपको उस मंदिर का बोर्ड बता देगा या उस मंदिर की आकृति बता देगा कि वो शिवालय है, कि वो ओके। शनि मंदिर है, महादेव का है, कि माता जी का मंदिर है। या वो किसी स्कूल, कोई स्कूल है, तो हो सकता है आपको ये लगे कोई स्कूल है वहां पे बच्चे निकल के जा रहे हैं, फिर आपको लगे कौन सा स्कूल है। अब एक सिटी में तो बहुत स्कूल है, फिर हम और उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि स्कूल के पास में एक गैरेज है। फिर हम लोग कनेक्ट करते हैं। अब देखिए, अगर जो एनिमल का जो ओनर है उसे मालूम है कि मेरी जो सिटी है वहां पे स्कूल के पास में कौन सा ऐसा स्कूल है जहाँ पे गैरेज होगा, तो वो फिर वहां पे जाते हैं। लेकिन जब कम्युनिकेट करते हैं लॉस्ट केसेस में, तब ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि जब कम्युनिकेटर कम्युनिकेट कर रहा है, उसी टाइम पे आपको अपने डॉग को ढूंढना है। अब मैंने आपको बताया कि आपका डॉग स्कूल के पास में गैरेज है वहां खड़ा हुआ है और आप 1 घंटे घर से निकले, तब वो लोकेशन छोड़ के आगे जा चुका होगा। फिर आप वहां जाके ढूंढेंगे, आपको आपका डॉग नहीं मिलेगा। ये सबसे ज्यादा आपको केसेस तब मिलते होंगे जब किसी की डेथ हो जाती होगी और डॉग्स उनके बहुत बिल्कुल। क्लोज होते होंगे जी। ओनर के। ये केसेस सबसे जी, ज्यादा जैसे होते कि ये मेरा खुद का डॉग था, हैं। जर्मन ओके। शेफर्ड, जब इसकी डेथ हुई थी, ओके। तब वो ऐसी डेथ थी कि मॉर्निंग तक वो बहुत अच्छा था और नून 1-2 बजे तक उसकी सडन डेथ हो गई थी।
जब हमने उसे कम्युनिकेट किया था, जब उसकी सोल थी, तब उसने ये बताया था कि जो मेरे हस्बैंड हैं, उनके साथ में कुछ बहुत बुरा होने वाला था, तो वो उनकी उस विपत्ति को अपने ऊपर लेके चला ओके। गया था। और ये होती है चीज़ें। मतलब ये रियल होता है कि लोग कहते हैं जानवर जी। कोई बला लेके जी, जी। गया जानवर है। बिल्कुल बला लेके जाते हैं। अब परिवार पे अगर कोई भी विपत्ति या संकट आने वाला है, मान लीजिए अगर आपका एक्सीडेंट होने वाला है, तो जानवरों को सबसे पहले उसकी इंट्यूशंस आ जाती हैं कि मेरी फैमिली में कुछ होने वाला है। फिर वो चीज़ वो अपने ऊपर ले लेते हैं, या तो उनका एक्सीडेंट हो जाएगा या उनकी डेथ ही हो जाएगी। और ये होता ही है, ये ज़्यादातर केसेज़ में आप देखेंगे कि एनिमल्स हमेशा आपके ऊपर आने वाली बलाओं को अपने ऊपर लेते हैं। वो आपके आगे एक सुरक्षा कवच की तरह खड़ा रहता है। ओके। लोग अक्सर रेमेडीज करते हैं, बट उनको कभी कभी ऐसा होता है, कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं कि रेमेडीज का उन्हें असर नहीं मिल पाता है। तो ऐसा उन्हें क्या करना चाहिए कि रिजल्ट्स उनको मिलने लगे, उनके साथ भी पॉजिटिव चीजें होने लगे? जैसे मैंने कर्मा का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि अगर आपने किसी के साथ बहुत बुरा किया है और इस लाइफ में आने के बाद में आप पूरे टाइम भगवान का नाम ले रहे हो और आप ये सोचते हो कि मैं उस कर्म के चक्र से छूट जाऊंगा, तो ये आपकी गलती है। फिर हम क्या करते हैं, हम लोग रेमेडीज करते हैं, जी। हम लोग मछलियों को आटा खिला रहे हैं और मंदिरों में जा रहे हैं, मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें करने बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। फिर हम दोष देते हैं उस रेमेडी को या उस भगवान को जिसके लिए कर रहे थे या उसको जिसने वो सजेस्ट की कि ये बंदा ही गलत है। ओके। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमारे साथ में कुछ हो रहा है, तो वो हमारे कर्मास के कारण हो रहा है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ सभी को कि अगर आप रेमेडीज़ कर रहे हो, तो आपको 3 टाइम्स अ डे फॉरगिवनेस करनी है, आपको माफ़ी माँगनी है अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण। जितनी ज़्यादा आप फॉरगिवनेस करोगे, जितना ज़्यादा आप करोगे, उतना ज़्यादा आपका जो कर्म है उसके लिए आपको माफ़ी मिलती जाएगी। और फिर जैसे-जैसे माफ़ी मिलेगी, आपकी रेमेडीज़ की असर करने की जो फ्रीक्वेंसी है, जी। वो बढ़ जाएगी। ओके। पलड़ा आपका भारी हो जाएगा क्योंकि आपने इतनी माफ़ी माँग ली कि आपकी रेमेडीज़ ऊपर आ गई, ओके। तब आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो अब न्यू ईयर आ रहा है, तो कोई आप ऐसी रेमेडी बताना चाहें जो हमारे दर्शकों के लिए पॉजिटिविटी लेके आए नए साल में? कुछ चीज़ें जो हमें सभी को डेली करना चाहिए, मैं वही बताती हूँ आपको। देखिए, घर में हमारे जितने भी हम लोग रहते हैं, हम सभी के एंसेस्टर्स हैं, पितृ हमारे हम सभी के हैं। पितरों को खुश रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। पितरों को खुश रखने के लिए पितृदोष अगर लग जाता है तो पूजा तो सभी कराते हैं, लेकिन आप पितरों को खुश रखने के लिए आपके घर में जहाँ पानी का स्थान है, जहाँ पानी भर के रखते हैं, वहाँ पे छोटी-सी एक मटकी, जो मिट्टी की जो मटकी होती है, उसमें पानी भर के रखें, उसको ढक दीजिए और उसका पानी किसी को पीना नहीं है। वो पानी उसमें हमेशा भरा हुआ रहे, अगर वो पानी कम हो जाता है तो आप दोबारा उसको रिफ़िल कर दीजिए और उस मटकी के जस्ट पास में आपको एक छोटा-सा दीपक लगाना है शाम के समय पे। ये सनसेट के बाद आपको करना है, घर का कोई भी इंसान कर सकता है और ये डेली होना चाहिए। ये हम करते हैं पितरों को खुश करने के लिए, इससे पितृ खुश होते हैं। सेकंड चीज़, घर के बाहर जो हमारा मेन डोर होता है, मेन डोर का जो हमारा साउथ डायरेक्शन होता है, वहाँ हमें एक दीपक डेली शाम को लगाना चाहिए, वो यम का दिया माना जाता है। ऐसा कहते हैं इसको लगाने से फैमिली में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। थर्ड, कुलदेवी और कुलदेवता जो घर के होते हैं, जिन्हें लोग भूल जाते हैं। आप महादेव की पूजा कर रहे हैं, आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, आप सब कुछ कीजिए, किसी को मत छोड़िए। लेकिन आपको आपकी कुलदेवी और कुलदेवता की पूजा हमेशा करनी है। नवरात्रों में आपको उनको भोग लगाना है। अगर आप उन्हें नहीं पूछ रहे हैं और दूसरे देवी-देवता को पूछ रहे हैं, तो कुल जो आप हैं, वो आपसे आस लगा रहे हैं और फिर आपकी जो इच्छाएँ हैं, वो पूरी नहीं होती है क्योंकि वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं कि आप सबको पूछ रहे हैं, लेकिन आप उनको पूछ नहीं रहे हैं, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। फोर्थ, चौदस अमावस्या जो आती है, उसपे आपको पितरों के नाम का भोग घर में लगाना चाहिए और कंडे पे धूप देना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेली घर में होना चाहिए। अगर ये आप कर रहे हैं, तो आपकी पूरी फैमिली, आप आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो हम लोग घर में अक्सर नहीं करते हैं, हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ आ जाती हैं, वो कलेक्ट हो जाती हैं। नेगेटिव एनर्जीज़ जो होती हैं, वो आपके साथ में तब हो जाती हैं, जब मान लीजिए अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कचरा या कूड़ा-करकट या ऐसी चीज़ें जिनको आप यूज़ नहीं करते हैं। वो चाहे बहुत सारी फाइल्स हो, वायर्स हो, बंद पड़ी चीज़ें हों, इनको आपको घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। ये सभी लोगों को फ़ॉलो करना चाहिए क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपके घर में अगर किसी घड़ी का या कोई मिरर, अगर कोई काँच भी टूट गया है और अगर आप उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, तो जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, वो यहाँ स्टक हो जाती हैं। वो अपनी जगह बनाती हैं क्योंकि वो ऐसी जगह ढूँढती हैं, जहाँ पे उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपकी अगर कुछ ऐसी अलमारियाँ हैं, जहाँ पे आपका सामान रखा है और आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, वो एज़ इट इज़ है, तो वहाँ पे भी आके वो छुप जाती हैं। फिर आपको यही करना चाहिए कि अमावस्या और पूर्णिमा
कि शाम को आपको पूरे घर में गूगल और लोबान का धुआं देना चाहिए। आप घंटियाँ बजाइए, जो मंदिर में हम घंटी जी। बजाते हैं, आप वो घंटियाँ बजाइए, अपने घर के हर एक कोने में बजाइए। आप क्लैपिंग्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप तेज वॉइस में हनुमान चालीसा लगा दीजिए। हनुमान चालीसा ऐसे लगाइए कि घर के हर एक-एक कोने में उसकी आवाज़ जाना चाहिए, उस टाइम पे अलमारियों को खोल दीजिए। और दूसरा, जिन चीज़ों को आप यूज़ नहीं करते हैं, उनको अपनी लाइफ़ से पूरी तरह से दूर कर दीजिए। क्योंकि उसमें आपकी जो एनर्जी है वो इतनी स्टक हो जाएगी कि आपको ऑब्स्टिकल्स आने लग जाएँगे, आपको लगेगा मेरे काम नहीं बन रहे हैं, मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि वो जो एनर्जीज़ होती हैं वो इस तरह से स्टक हो जाती हैं। एक और चीज़, नया साल स्टार्ट हो रहा है, अपना इंटेंशन प्योर रखिए। आपको अगर लाइफ में कुछ भी करना है, तो आप इतना ध्यान में रखिए कि आपको नेगेटिव होके नहीं करना है, आपको ग्रीडी नहीं होना है। आपको सबको साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा भला हो। शनिवार का जो दिन आता है, शनिवार के दिन जो हम शनिदेव का मानते हैं, आपसे नीचे के जो लोग हैं, आप मज़दूर हैं, आपके यहाँ की मेड्स हैं या कोई आपके प्यून हैं, जो भी नीचे हैं आपसे, आप उनको कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर खिलाइए। ऐसा करने से जो शनि है वो प्रसन्न होंगे। शनिवार के दिन शाम को पीपल में दीपक ज़रूर लगाइए। ओके। इससे भी आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और अमावस्या का, जो मैंने अभी आपको पितरों का बताया था, उसमें आप पीपल का जो पेड़ होता है, हर अमावस्या को 11 बजे के पहले उसमें जल ज़रूर चढ़ाइए। उससे भी पितर हमारे तृप्त होते हैं। अगर आपने पितरों को, कुलदेवी, कुलदेवता को खुश कर दिया, और सबसे लास्ट जो मैं फॉरगिवनेस आपको सॉरी आपको सबसे लास्ट में जो मैं फॉरगिवनेस कह रही हूँ, फॉरगिवनेस में आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है। आपको थ्राइस अ डे, दिन भर में 3 बार आपको माफ़ी माँगनी है। आपको बस ये कहना है कि हे परमपिता परमेश्वर, जाने-अनजाने में मैंने अपने पिछले जन्मों में और इस जन्म में जो भी गलतियाँ करी हैं, उन सभी गलतियों के लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने सभी को माफ़ किया और मैं सभी से माफ़ी चाहती हूँ। ये सुबह बोलिए, दोपहर में बोलिए और रात में सोने से पहले एक बार बोलिए। और बोलने के साथ में आपको माफ़ भी करना है। ऐसा नहीं कि बोलने के लिए बोल दिया। और आपको मन से माफ़ी भी माँगनी है कि मैं जिन भी कर्मों का भुगतान कर रही हूँ, उनके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप डेली फॉरगिवनेस कीजिए, ये सभी को करना चाहिए, क्योंकि रेमेडीज़ तो कर रहे हैं पर माफ़ी नहीं माँग रहे हैं। इतनी चीज़ें, ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं जिनसे आपको असर हो जाएगा। ये नहीं है कि यहाँ ये रख दो, वहाँ ये रख दो। यस। अगर आपको माफ़ी ही नहीं माँगी है अपने कर्मास के लिए, तो आप कितने भी उपाय कर लीजिए, आपको फ़र्क तो नहीं मिलेगा। आई होप हमारे जो दर्शक है वो इस चीज़ को फॉलो करें और नए साल में अपने घरों में और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी भी लेकर आएँ। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक क्वेश्चन है, जो लोग इस फील्ड में मीडियमशिप या फिर आकाशिक रीडिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, आपकी उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? जो लोग इस फ़ील्ड में आते हैं, मैं उनके लिए बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप इस फ़ील्ड में आने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले अपने मन में से डाउट को निकालना पड़ेगा। अगर आप डाउट लेके आ रहे हैं, अगर आप ये देखने आ रहे हैं कि मैं भी करके देखता हूँ क्या चीज़ है, लेकिन मन में डाउट है, तो आप इस चीज़ को नहीं सीख पाएँगे। क्योंकि जब डाउट आ जाता है, तो जो मिरेकल आपके साथ में होने वाला है, जो मैजिक आपके साथ में होने वाला है, वो नहीं होता है। हमेशा विश्वास के साथ में करना है, क्योंकि एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स के रहे हैं ओके। कि जो डाउट के साथ में करते हैं, उनको रीडिंग्स में आंसर्स नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहला होता है ट्रस्ट, खुद के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर, कि ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको पूरे विश्वास के साथ में आना है। अगर आप डाउट लेके आ रहे हैं और अपने इंटेंशन को सही नहीं रख रहे हैं, तो आपकी कोई भी रीडिंग, कोई भी एबिलिटी काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो सबसे पहला है भरोसा। ओके। बहुत-बहुत शुक्रिया सोनिया जी, आप हमारे साथ जुड़ी और केज़े टॉक्स का पार्ट बनी और हमें आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को भी ये वीडियो देखकर काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो थैंक यू सो मच और बने रहिए ऐसे ही अमेज़िंग पॉडकास्ट के लिए केज़े टॉक्स पर। बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया थैंक यू। मैम। थैंक यू।